मनोहर लाल खट्टर जी, देश के उन राज्यों की तरफ जब आप देखते हैं जो इस देश के डेवलपमेंट में, डाइवर्सिफिकेशन में और कई बार स्थापित परंपराओं को हटाकर जो कहीं रूढ़ियां बन रही थी, उनको डिसरप्ट करके, ये चुनौती भरा काम होता है, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको वो काम करने होते हैं जिसके लिए कई लोग रेजिस्टेंट होते हैं। वो काम करके आगे बढ़ने में जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और आप भारतवर्ष की भूमि में इस वक्त बैठे हुए भारतवर्ष के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। तो सिर्फ इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। इस सेशन के पहले थोड़ा गर्मजोशी आप लोग दिखाइए। बहुत धन्यवाद। अब मैं इन तालियों के उत्साह के साथ आपके साथ बातचीत शुरू कर सकता हूं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टाइम्स ग्रुप की जीबीएस में ग्लोबल बिजनेस समिट। जब डेवलपमेंट मॉडल्स की बात होती है, देश में कुछ एक मॉडल की चर्चा होती है। दिनेश जी, थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मंच पर आज मैं बैठा हूं और इस मंच का उपयोग मैं एक मन की भावनाओं से करना चाहता हूं कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि देश की 3 बड़ी विभूतियों को आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से शोभित किया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जिसमें एस स्वामीनाथन जी कृषि वैज्ञानिक, इन तीन विभूतियों को। और बड़ी बात यह है कि एक ही सप्ताह में 4 भारत रत्न, ये भी शायद एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि इससे पूर्व देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मैं देश की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। और असल में जब आप इस तरीके से किसी व्यक्ति की तरफ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनको भारत रत्न चुनकर या तमाम दूसरे पुरस्कार देकर, तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनाते हैं कि इनकी राह पर चलना है और देश के लिए वो करना है जिन्होंने किया, या इससे आगे बढ़कर करना है। मनोहर जी ने भी वो किया है जो बहुत लोगों के लिए मनोहारी रहा है, खासतौर से हरियाणा के मामले में सर। लेकिन जब डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है, मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा था कि गुजरात मॉडल लोगों की जुबान पर होता है, उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा होती है, हरियाणा मॉडल को आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, मॉडल वही होता है जिसको लोग इंस्पायर जहां से हों, जिसको फॉलो करें, जिसकी गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस को अपने साथ भी जोड़ करके आगे बढ़ने की बात करें। ये निश्चित रूप से ठीक है कि गुजरात मॉडल और अन्य प्रदेशों के जो मॉडल हमारे सामने रहे हैं, कुछ प्रदेश है तो उसे ओवरऑल प्रगति करते हैं, कुछ प्रदेश किसी एक फील्ड में प्रगति करते हैं। हमने भी उस राह पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। और मैं इसमें एक बात और उल्लेखनीय करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी नीति है, उनकी जो नीयत है, उनका जो नेतृत्व है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन के साथ रहा है 1996-1994 के समय से, और उनको मैं एक प्रकार से फॉलो करता हूं। जिसको देश के यानी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, संगठन में काम करते थे, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मैं संगठन में काम करता रहा, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, उसी समय मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। तो बहुत चीजें उनसे मैंने सीखी हैं, फॉलो की हैं। हरियाणा में हमने एक ट्रांसपेरेंसी 2014 में जब आए थे तो मन बड़ा पीड़ित होता था, दुखी होता था कि लोगों में एक अवसाद, एक निराशा ये लगातार फैली रहती थी। जिसको शासन व्यवस्था कहते हैं, वो केवल कुछ लोग राज को भोगने के लिए काम करते थे, लेकिन राज सेवा के लिए किया जा सकता है, शासन को सेवा के साथ जोड़ा जा सकता है। हमने उस लाइन पर चले, हमने पारदर्शिता लेकर के आए, हम लोगों के यानी एक प्रकार से करप्शन का जो एक युग था उसको समाप्त किया, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसको हमने समाप्त किया, क्राइम हम उसको जड़ से उखाड़ के हमने फेंकने के लिए अपनी कोशिश की है। यानी 3 C's इसको कैसे समाप्त करना है, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। और उसमें भी हमने कहा कि जो मिशन है, उस मिशन को क्या रखेंगे, मेरिट इज द मिशन, मेरिट पर सब काम होने चाहिए, मेरिट इज और मास्टर। तो इस प्रकार से चलते हुए बहुत बदलाव किए, व्यवस्था का परिवर्तन किया, डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया, और हमने सर्विसेज को डोर डिलीवरी तक कैसे पहुंचे इसका हमने काम किया। तो इन चीजों से आम जनता, उनको लगा कि अब ये शासन आया है, इस शासन का उपयोग हमको है, और शासन हमारी सुख की
यानी चिंता करता, खुशहाली की चिंता करता, हमारी समस्याओं को दूर करता है, ये सारी बातें जनता के ऊपर आज भरोसा हो गया है। ये असल में एक लंबी लकीर के बगल में और लंबी लकीर खींचने जैसा है। जब आप दिल्ली से गुड़गांव एंटर करते हैं तो आपको फर्क समझ में आता है, लेकिन मनोहर लाल जी एक दूसरी तरह की बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि डिसबैलेंस ना होने पाए। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाए और एग्रीकल्चर कहीं पीछे छूट जाए। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि को साथ में लेकर चलना है। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनोवेशन सोचना आसान नहीं होता, आउट ऑफ द बॉक्स हर बार रैशनल लॉजिकल थिंकिंग हो, यह बड़ा चैलेंज होता है। और आपके कई ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में आपकी बड़ी दाद देते हैं और कहते हैं कि ये हम नहीं सोच पाते, और कई बार सोचते हैं कि सीएम साहब के दिमाग में कैसे आए। ये बात ठीक है कि एक काम होता है सोचना, कि लक्ष्य तय करना कि क्या करना है, और मैं उन अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की प्रशंसा करता हूं कि जो उसको जमीन पर उतारते हैं। हमारा काम होता है विचार देना, एक नीति बनाना, कोई लेजिस्लेचर का काम है, कोई कानून में यानी प्रावधान करना कानूनी, कोई संशोधन करना, लेकिन जनता के सुख के लिए उसको एक नीचे तक उतारने का काम हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। बहुत काम हमने किया। हमने जैसे किसान की आपने बात कही, किसान की बहुत समस्याएं, जैसे कभी उसका नुकसान हो गया, उसको मुआवजा टाइम पर नहीं मिलता, उसकी फसल है उसकी बिक्री ठीक नहीं होती, उसको बिक्री होने के बाद पैसा उसके घर में नहीं पहुंचता। इन सब चीजों के लिए हमने कहा भी एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हर किसान बुआई के समय अपनी फसल का उसमें जिक्र कर दे कि मैंने ये चीज की बुआई की है। उसका वेरिफिकेशन करना हमारा काम होता है, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद कभी उसका लॉस हो गया तो उसको कंपनसेशन देना, तो उसको ट्रैक कर लेते हैं हम। उसकी लॉस को भी वो उसी में भरता है, वो अपने आप जानकारी देता है प्रोएक्टिव होकर के। हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसका खाते में उसके कंपनसेशन चला जाता है। बिक्री होनी होती है, उसकी ई खरीद करते हैं। मंडियां हमारी ई नए मंडियां बन गई हैं। सब चीज जितना उसका अनाज है उसको बेचने के लिए उसको कोई समस्या नहीं आती। अनाज बिकता है, प्रोक्योरमेंट होती है, प्रोक्योरमेंट के बाद पैसा उसके खाते में चला जाता है। वरना तो पैसा पहले आड़तियों के पास जाता था, उनके साहूकार होते हैं उनके पास जाता था, किसान को जरूरत होती थी तो वो पीछे पीछे घूमता था। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो कहता था ठीक है तुम मेरे हलवाई के पास चले जाओ, वहां जाकर के उससे ले आओ। कपड़े वाले की दुकान के पास चले जाओ, कपड़ा वहां से ले आओ। टेंट वाले की दुकान पर चला जाओ, टेंट वहां से ले आओ। पेमेंट कौन करता था? पेमेंट आड़ती करता था। लेकिन आज किसान हमारा लखपति करोड़पति हो गया और वो सीधा पैसा अपना खर्च करता है। अब तो उल्टा, कभी कभी साहूकार जाके किसान से मांगता है मुझे पैसे की जरूरत है, जरा मुझे पैसा दे दो। तीसरा काम किया हमने गरीब आदमी के लिए परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया कि जिसमें से हर परिवार का डाटा हमारे पास आ गया और उसकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम गवर्नमेंट गोज टू डोर स्टेप, यानी G2D, गवर्नमेंट टू डोर स्टेप, हमने नया एक काम किया है जिससे लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं। प्रोएक्टिव होकर के लोगों की जरूरत क्या है, डिमांड बेस्ड कोई चीज हम पूरी नहीं करते, नीड बेस्ड एक्शन हमारे होते हैं। नीड किसकी क्या है उसको हम देते हैं। तो इससे हमारे यहाँ गरीब परिवार की चिंता खत्म हो गई, गरीबों को बहुत लाभ मिल रहे हैं। डबल इंजन का कितना फायदा आपको दिखाई देता है? देखिए, निश्चित रूप से जब एक इंजन गाड़ी को खींचता तो जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, डबल इंजन होता तो वही काम करने के लिए जोर भी कम लगता है और पूरा जोर लगा जाए तो काम डबल होता है। एक विचार से चलने वाली, एक कार्य पद्धति से चलने वाली सरकार है जो वहां ऊपर वो हमको दिशा देते हैं, उसको हम जल्दी पूरा करते हैं। और कभी कभी तो हमारे यहाँ जो नए आइडियाज हमारे होते हैं, नई पॉलिसीज हमारी होती हैं, प्रधानमंत्री जी तक को पहुंचती हैं। क्योंकि कोई चीज ऐसा नहीं कि एक जगह हुई है दूसरी जगह पता नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी कहाँ पहुंचते ही हमारी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके वो आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी, हमारे यहाँ लाल डोरा एक कंसेप्ट होता है गाँव के अंदर कि अंग्रेज ने रेवेन्यू के लिए तो अपना सब व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन गांव की सीमा जिसके अंदर उसको कोई रेवेन्यू मिलता नहीं था वो गांव की जमीन छोड़ दिया। उसको कह दिया लाल डोरा की जमीन है, पंचायत विल टेक केयर ऑफ द सब जो अफेयर है उसके। अब लोगों के झगड़े, लोगों की मलकियत नहीं है, कुछ नहीं, हमने उसको खत्म करके सब रेवेन्यू के नीचे ले आए और उसको स्वामित्व नाम से प्रधानमंत्री जी ने देश के कई प्रदेशों में लागू करा दिया। तो ऐसी चीजें हैं। परिवार पहचान पत्र, ये भी सब प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हरियाणा से एक ये चीज लेकर के आगे बढ़िए, परिवार पहचान पत्र इज बेस्ट कंसेप्ट। तो ये चीजें हमारी उन्होंने ली, कभी कभी हमारी तारीफ कर भी देते हैं, हम हर चीज उनसे सीखते हैं। तो ये जो डबल इंजन होता है इसमें परस्पर एक दूसरे से सीखने का बढ़िया मौका मिलता है। इसका बहुत लाभ प्रदेश को भी हो रहा है और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र को भी हो रही है।
हमारे यहाँ जितनी, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, चाहे हमारा औद्योगिकरण अच्छा है, इन सब चीजों का लाभ हमारे जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो देश के बाकी प्रदेशों से कहीं अच्छे हैं। तो देश की जीडीपी में भी हमारी ग्रोथ हो रही है, तो डबल इंजन एक दूसरे को पूरक होता है। तो ये इसके अलावा कौन सा और बड़ा डिफरेंशिएटर आप देखते हैं? ये डबल इंजन वाले कई स्टेट्स हैं और आपको उनसे बड़ी लकीर खींचने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से आपके मन में होगी। किस मामले में सबसे बड़ी लकीर आप खींच रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि कोई भी प्रदेश आत्मनिर्भर हो, अपनी जनता की जो सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी कर सके, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आज एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि केंद्र से पैसा लेना है, केंद्र या माने दूसरे प्रदेश एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फ्री बीज का जो एक सिस्टम चल पड़ा है, हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना करके और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। हर वर्ग का लाभ कैसे हो सकता है? किसान का भी लाभ हो, इंडस्ट्री का भी लाभ हो, एंटरप्रेन्योरशिप का भी लाभ हो, स्टूडेंट का भी लाभ हो, हमारी सोशल सिक्योरिटी का भी काम हो। इन सब चीजों में करने के बाद एक सेल्फ रिलायंट सिस्टम कैसे बन सकता है, हम अपने आप को इस नाते सिद्ध करना चाहते हैं। हम कभी भी केंद्र के पास ये नहीं गए कि हमारी इस चीजों को पूरा करने के लिए आप हमको कुछ दे दीजिए। यानी हमारे यहाँ तो देश की जो प्रगति की जो रेखाएं हैं, उनसे ज्यादा बड़ी रेखा हमारी सब प्रदेशों से भी है और कहीं कहीं तो ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारी ज्यादा है। मसलन हमारी जो आबादी है, दैट इज जस्ट 2% ऑफ द कंट्री। हमारा जो एरिया है, दैट इज 1.3% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जबकि हम आज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा जो है जीएसडीपी में, और वो है 3.69%। 2014 में इट वाज 3.42%, एंड इन कमिंग 5 years 2027 तक विल क्रॉस, ऐसा मुझे लगता है 4%। यानी जीडीपी के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, वो कंट्रीब्यूशन हमारा और बढ़ता चला जाए। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और हमारे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। सो फार एज जीएसटी कलेक्शन इज देयर, पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन में बड़े जो राज्य हैं, वी आर नंबर वन जीएसटी कलेक्शन में। ठीक है, हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं है, हमको शायद जीएसटी का रेवेन्यू उतना नहीं मिलता है, लेकिन इट इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश इंडस्ट्री के नाते इतना आगे बढ़ा है, जिसमें हम हरियाणा के ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री, हमारी मोर देन 50% शेयर हरियाणा का ही है। इसमें बहुत चीजें और भी हैं। तो इस नाते से हम अपने देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकें, हमारा ध्यान इधर है। हर कोई चाहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो। हम चाहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती दे जो और भी दे दो। त्याग भाव से हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तन मन धन से देश की सेवा, राज्य की सेवा। लेकिन जब एक निवेशक को आप सामने रखते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल बिजनेस समिट की बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर हरियाणा को सबसे ल्यूक्रेटिव स्टेट के तौर पर देख रहे। हालांकि 400 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज जब हरियाणा का रुख करती हैं तो बात साफ हो जाती है कि आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या ऐसा पेश करते हैं कि इन्वेस्टर आपकी तरफ आए? देखिए, एक तो इन्वेस्टर की अपनी जो शंकाएं हैं उसको हम दूर करते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में जाकर के उनको कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है, वो हमारे सामने भी रखते हैं। हम उनकी डिफिकल्टीज को कैसे दूर करना है, हम पॉलिसी के नाते से जो बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी उनके लिए हमेशा करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने अपने आप को सारे देश में तीसरे स्थान पर लेकर के आए रैंकिंग में। तो 3rd रैंकिंग में नहीं, अच्छा प्रदेश हमारा हरियाणा इज द बेस्ट प्रेफर्ड स्टेट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। कुछ हमारा उसका एडवांटेज मैं कह सकता हूं कि लोकेशनल एडवांटेज भी हमें है। जैसे मुंबई को अपना लोकेशनल एडवांटेज है, हरियाणा को अपना एक लोकेशनल एडवांटेज है। तो हम गुरुग्राम है, गुरुग्राम के आसपास अन्य जिले हैं, फरीदाबाद है, पलवल है, झज्जर है, रेवाड़ी है, सोनीपत है, अराउंड यानी एनसीआर एरिया, ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है इन्वेस्टर्स के लिए। और खास करके इसमें एमएनसीज, जिसको आप कह रहे हैं कि 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 400 कंपनीज के ऑफिस हमारे यहाँ गुरुग्राम में हैं। और हमारे यहाँ भी पिछले दिनों में जापानीज बहुत आकर्षित हो रहे हैं। 50 बड़ी जापानीज कंपनी के साथ हमने अभी अपने रिलेशंस बढ़ाने के लिए उनके साथ एक सेमिनार किया। और अब तो जापानीज इतने आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनानी शुरू कर दी है, जापानीज स्कूल बन गए हैं हमारे गुरुग्राम में। तो ऐसे फॉरेन अफ्रीकन कंट्रीज, उनका बहुत आकर्षण बढ़ा है। तो इस नाते से हम इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे उनके यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विषय हो, जितनी सर्विसेज हैं जहां कहीं उनको कठिनाइयां आती हैं, उनकी जितने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने की बात है,
चाहे हमें उनको पावर के विषय हैं, पानी के विषय हैं, एनवायरनमेंट के विषय हैं, उनकी क्लियरेंसेज हैं। हाँ, जस्ट फॉर वन थिंग, और वो है लैंड। लैंड चूंकि बहुत लिमिटेड एक चीज है, वो उसको मैं सरकार की ओर से दे भी नहीं सकते हैं, और उसमें चूंकि कंपटीशन बहुत है, बाकी प्रदेशों में शायद सस्ती मिलती है, हमारे यहाँ उतनी सस्ती मिलती नहीं है। फिर भी जो मैं कहता हूँ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स में कई प्रकार के कंसेशन उनको देते हैं। हम जीएसटी जितना कलेक्शन होता है उसको कंसेशन देते हैं। पावर यानी जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो भी उनको हम कंसेशन देते हैं 15-15, 20-20 साल के लिए। हम हमारा जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट के नाते से एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी वो देते हैं, कैपिटल की सब्सिडी है वो हम देते हैं, पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी उनको देते हैं, जिससे इन्वेस्टर को लगता है कि फिर क्राइम फ्री स्टेट है हमारी, उस प्रकार का क्राइम नहीं है। और अब जो हम स्किलिंग के नाते भी उनको स्किल्ड लेबर फोर्स ये मिले, इसके लिए हम बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो कोई भी प्रकार का इन्वेस्टर की शंका, उसकी कठिनाई, इसको दूर करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हरियाणा के विषय में जानने पढ़ने का मौका मिलता रहता है। हमको ये भी पता चला कि एक बार मनोहर लाल जी ने इन्होंने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि सारी सर्विसेज को एट अ ग्लांस ये देख सकते हैं। ये भी पता चल सकता है कि बिजली अगर नहीं है तो एक नजर में इनको पता चल जाएगी किस जगह पर नहीं है। यहां तक कि किसी तहसीलदार के विषय में मैंने सुना कि उन्होंने, महोदय ने अपने पूरे दिन का काम पूरा नहीं किया था, मनोहर लाल जी ने उसको रात के समय टोक दिया। फिर उसको नींद आई थी मनोहर लाल जी? देखिए, नींद आई कि नहीं आई, लेकिन अगले दिन से सब तहसीलदारों के कान खड़े हो गए कि मनोहर लाल कभी भी पूछ सकता है। अब सारे तहसीलदार उसके बाद जो पेंडिंग काम है शाम का, उसको पूरा करने के बाद ही घर लौटते हैं। तो इस नाते से थोड़ा एग्जाम्पल होते हैं, कोई हर चीज को हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन एट रैंडम कभी कभी चेक करते हैं। सर, मेरे सहयोगी ये इशारा कर रहे हैं कि आपका वक्त बहुत ले लिया मैंने, लेकिन एक सवाल फिर भी आपसे चलते चलते पूछूंगा कि चुनाव कैसे दिखाई दे रहे हैं और श्वेत पत्र की इस समय बड़ी बात हो रही है, तो आपको कैसी लेगेसी मिली हरियाणा के लिए? 9 साल अब आप पूरे करने वाले हैं, जहां से आपने शुरू किया वो स्थिति कैसी? देखिए, उस समय हमारी स्थिति, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही थी कैसे होगा, यानी हर चीज में करप्शन का जो एक पुट था उसको मैंने समाप्त किया। जैसे मसलन अपॉइंटमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स, इसके अंदर हमारे यहाँ कहते नौकरियां बिकती थी, हमने देखी भी है, सुनी भी है, लेकिन हमने कहा कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, मेरिट के ऊपर नौकरी देंगे, किसी को नहीं करेंगे। इवन ट्रांसफर्स, दैट वाज एन इंडस्ट्री। ट्रांसफर में भी 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख सीटें बिकती थी कि ये सीट मुझे दे दो और मैं जाकर के उसके ऊपर बैठ जाऊं। अब बहुत अच्छी अच्छी सीटों पर भी जो उस प्रकार के लिक्रेटिव सीट जिनको माना जाता था, वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कभी पकड़े जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो हमको विरासत में मिली थी, उनको सबको हमने ठीक किया है। हाँ, अभी काम करना बहुत शेष है, जो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। अगले समय में, फ्यूचर में भी हमारे पास बहुत एजेंडा हमारा है जो हम काम करेंगे। जनता को एक अच्छा, जिसको राम राज्य कहते हैं, राम राज्य की तरफ हम लेके जाएंगे। आजकल चर्चा बहुत हो रही राम राज्य की, तो हरियाणा में किसी को राम राज्य आके देखना हो तो वो देख सकता है। तो सर, इसके बावजूद जब अविश्वास की बात होती है तो आपको उसमें एक विपक्ष का वो किरदार है, वो निभाएंगे, वो यही करेंगे, ये नजर आता है, या वो सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं? नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब वो कभी कहते हैं ना कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। एक बार अभी हम 10 साल में पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया, और उसमें मैंने कहा था, चैलेंज किया था कि आपको 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसमें उसके बाद ही दोबारा ला सकते हैं। हर 6 महीने बाद दोबारा आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आइए, क्योंकि एक बड़ा लाभ होता है। जब कभी वो सामान्य रूटीन का सेशन होता है, उसमें अपनी बात कह जाते हैं, हमारी नहीं सुनते, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे तो उनको अपनी बात कहने के बाद हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। इसलिए हमारी बात सुनने के लिए बैठे रहते हैं, हमको उनको बताने का, सुनाने का मौका मिलता है, ताकि वो लोग भी उससे प्रभावित हो जाएं। और प्रभावित होने के बाद उनके कुछ लोग दाएं बाएं घूमते हैं, कहीं हमारे पास भी आ जाते हैं कि जी वहां हम ऐसे बेकार पड़े, आप हमको ले लो। हमने कहा थोड़ा रुको। तो देश के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, दूध दही के लिहाज से, खेलों में मेडल्स के लिहाज से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट के सीएम के साथ बातचीत समाप्त हो रही है, तो गर्मजोशी आपकी तालियों में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जनता के लिए ये तालियां होंगी आपकी तरफ से। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत। धन्यवाद।